Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा कि हर टॉपिक्स होते हैं दोस्तों। आज हम लोग क्या करने वाले, जैसे मैंने आपको प्रोनाउन का चैप्टर लगभग खत्म करा चुका हूँ, राइट। डिटेल्ड में आपको मैंने प्रोनाउन एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो तीनों वीडियो को देखे हैं, लगभग 4 घंटे का वीडियो है, राइट। अगर उन मैंने अलग अलग फ्रैक्शन में उस प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड वीडियो को अपलोड किया, राइट, डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप में से कोई बच्चा जो मेरे भाई और बहनें नए इस चैनल पे अगर उन वीडियोस को अगर नहीं देखा है और डायरेक्ट आकर यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। तो पहले मेरी दिल से हार्डली रिक्वेस्ट है मेरे सभी भाई और बहनों से कि पहले जाके उन तीनों वीडियोज़ को ज़रूर रेफ़र करें, राइट। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बिल्कुल आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज में जुड़ सकते हो, राइट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो 2023-24 में ऑलरेडी आ चुके हैं। करंट पैटर्न के ऊपर बेस्ड मैंने ये स्लाइड बनाई है। इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हम लोग चर्चा करेंगे जो अगर गलती से छूट गए हो प्रोनाउन में तो मैं यहाँ पर उसको क्लियर करा दूंगा। इज इट क्लियर? सो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। तो ये रही पहली स्लाइड आपके सामने। आप इफ़ यू वांट टू जस्ट you have to pause the video and just take 30 seconds to solve one question, right? And you have actually 5 to 6 questions on the board, but you have to pause the video and try to solve these exercise, and where you are actually getting the mistake just try to find out. Okay fine, I hope that you have done. Now let me explain this, right? चलो आपने कर लिया होगा तो मुझे समझाने दो। Let me explain. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है, राइट। मैंने कहा हीज एफर्ट्स मतलब उसके प्रयास, विल ब्रिंग हिम उसे लाकर देंगे, मोर सक्सेस ज़्यादा सफलता, देन योर, देन मतलब से, योर मतलब तुम्हारे से, तो उसके प्रयास उसे ज़्यादा सफलता दिलाएंगे तुम्हारे प्रयास से। देखो हिंदी में मैंने सही बोल दिया, तुम्हारे प्रयास से। एक्चुअली यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, पजेसिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, योर्स लिखना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि बेटा ये योर जो होता है ना पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद में या तो आप एक नाउन लिख सकते हो, अगर नाउन नहीं है या तो आप ऐसा कर दो योर सक्सेस, सॉरी योर एफर्ट्स लिखा है ना, एफर्ट्स का कंपेरिजन हो रहा है ना प्रयास का, योर एफर्ट्स, हीज एफर्ट्स is being compared by your efforts। उसके प्रयास का कंपैरिजन तुम्हारे प्रयास से किया जा रहा है, तुम्हारे से नहीं किया जा रहा, तुम्हारे प्रयास से किया जा रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, योर के बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक नाउन लिखना पड़ेगा। नाउन कौन सा, यही वाला। तो सर वहाँ पर नहीं लिखा, क्या ज़बरदस्ती लिख दें? नहीं बेटा, एक काम कर सकते हो, इन दोनों को मिक्स करके, मैंने बोला था ना पजेसिव एडजेक्टिव नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन मिलके क्या बनता है, पजेसिव प्रोनाउन। तो आप क्या लिख दो, योर्स। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। He hates everybody and everything who reminds her of her mistakes। इस सेंटेंस में क्या गलती नजर आ रही है, मुझे तो गलती नजर आ रही है। He hates वह नफरत करता है, everybody हर किसी से, हर उस इंसान से, and everything हर उस वस्तु से जो रिमाइंड्स कराए, याद दिलाए, हर उसे। अच्छा ये हर किसके लिए, ये इसी के लिए होगा ना भाई, इसके लिए तो हिम आएगा ना, ये गलती से लिखा गया, राइट, हिम। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर करना पड़ेगा आपको हिम ऑफ, अब इधर भी गलती, कितनी गलती है, हीज मिस्टेक्स। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट को ही बदल देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम ही को काट के शी कर देते, अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव लिखा है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं। सी हेट्स एवरीबडी, वो सबसे नफरत करती है और सब चीज़ों। देखो जब इंसान आए और नॉन लिविंग आए, हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। जब एक लिविंग हो दूसरा नॉन लिविंग हो, एवरीबडी में हर वो इंसान आ जाएगा, एवरीथिंग में हर वो चीज़ आ जाएगी, हर वो बात आ जाएगी। तो देखो एक लिविंग हुआ दूसरा नॉन लिविंग हुआ, दोनों को जोड़ने के लिए हो नहीं आता भैया, क्या आता है, दैट। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। योर नहीं होगा दोस्तों, योर्स होगा, राइट। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, एज माइन, माइन मतलब मेरी प्रॉब्लम, योर्स मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम। योर्स आर द सेम, क्योंकि योर कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये सब्जेक्ट कब बन सकता है, जब इसके बाद में कोई नाउन हो।
कैसा हो, योर प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम तो ऑलरेडी यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिख के क्यों, यहाँ अगर लिखोगे तो बदतमीजी हो जाएगी। तो आप इसको क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। तो पजेसिव प्रोनाउन जो होता है ना वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, दैट इज। तीसरा क्वेश्चन देखो, द पर्सन हु वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी, द पर्सन हु वी हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न आउट टू बी इनोसेंट। वह जो व्यक्ति हमें क्या लग रहा था, सस्पेक्टेड लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अपराधी है, बाद में वो क्या साबित हो गया भैया, वो बाद में पता चला कि वो भैया वो मासूम था। बाद में क्या पता चला कि वो मासूम था, राइट। एक व्यक्ति जो हमको क्या लग रहा था, सस्पेक्टेड लग रहा था, बाद में हमको क्या पता चला कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, इधर देखते हैं। द पर्सन, ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट। हु रिलेटिव प्रोनाउन, इसी के बारे में आगे जानकारी दे रहा है। तो बी हैड, ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। अब टू बी गिल्टी क्या होते हैं, अपना एक अलग ही फॉर्म लेके चलता है। टू आपके ये मान के चलिए ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव का ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये वर्ब है और ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका हिस्सा अलग ही हो गया, अपने आप में एक वेरिएशन हो गया, ठीक है ना। ये किसी का भी ऑब्जेक्ट नहीं है, अपने आप में एक वेरिएशन लेके चल रहा है। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट में काम कौन करता है भैया, होम। अब पढ़ के देखो, अब इसकी वर्ब क्या है, द पर्सन टर्न आउट टू बी गिल्टी। तो याद रखना, मान लो कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आए तो पहले वाला जो शब्द होता है ना उसको ध्यान से देखना है। द पर्सन, इसकी वर्ब कहाँ है, ये देखो, टर्न आउट टू बी इनोसेंट। क्या लिखना, वो व्यक्ति जो मासूम निकला, जिसे हमने सस्पेक्ट किया था कि यह अपराधी है, अपराधी हो सकता है, यह अपराधी था, राइट। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर होगा। तो आपको हु की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हुम का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पर आपको हुम का प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर। अगला देखो, द प्लेयर्स हुम वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम, जिस प्लेयर को हमने हमारी टीम के लिए सिलेक्ट किया, इज यंग एंड एम्बिशियस। ये प्लेयर ही कौन है, ये प्लेयर की वर्ब कहाँ है, इज। प्लेयर की वर्ब कहाँ है, इज, यंग एंड एम्बिशियस। तो हमें प्लेयर की वर्ब तो मिल गई। अब इधर देख लेते, हुम वी हैव सिलेक्टेड, जिसे हमने सेलेक्ट किया था, फॉर अवर टीम, इसमें कोई गलती नहीं है भाई। इस वर्ब का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में हुम ऑलरेडी लिखा है, ऑब्जेक्ट के रूप में हुम ऑलरेडी लिखा है। वी सिलेक्टेड हुम, द प्लेयर। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इधर देखो, सी वॉज मोर गैरलस देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर। तो वो ज़्यादा बातूं नहीं है अपनी तीन बहनों में से किसी से, है ना। अपनी तीन बहनों में से किसी एक से क्या है, वो ज़्यादा बातों नहीं है, राइट। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ईदर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि थ्री सिस्टर लिखा है, तीन बहनों के लिए ईदर का प्रयोग नहीं होता। ये तो कॉमन चीज़ है। सर क्या लगा दो, एनी का प्रयोग कर दो, तो ये कर दिया एनी का प्रयोग। सी वॉज मोर गैरलस, ज़्यादा बातों नहीं है, देन एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर। एनी मतलब तीन बहनों में से भी, मतलब तीन बहनों में से किसी से भी वो क्या है, ज़्यादा बातों नहीं है, राइट। आई होप। तो यहाँ पर इधर की जगह क्या कर दो, एनी कर दो, दैट्स ऑल। अगला देखो, हुम यू थिंक विल बी डिसमिस्ड। हुम यू थिंक, क्या लगता है, किसे तुम्हें लगता है कि डिसमिस किया जाएगा, किसे तुम्हें लगता है कि डिसमिस किया जाएगा। अब देखो, तुम्हारे लगने से यहाँ पर बेटा हुम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हु का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि विल बी डिसमिस्ड ये क्या है, इसका सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट के रूप में काम कौन करता है, हु काम करता है। तो कहना पड़ेगा हु यू थिंक, मतलब कौन जो तुम सोचते हो कि डिसमिस किया जाएगा, कौन जो तुम सोचते हो कि डिसमिस किया जाएगा। तो सिंपल सा देखो, इसके हिंदी के बजाय ये देखो कि ये जो हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, हु। हुम तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट दिया है, ये वर्ब दी है, हमें ज़रूरत किसकी है, ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हुम की क्या आएगा, हु। द मैन इज स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इज अ फ्रेंड ऑफ मी। जो व्यक्ति मिनिस्टर के बाजू में खड़ा हुआ वो मेरा एक दोस्त है, राइट। देखो, अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं होता दोस्तों, माइन होता है, क्योंकि माइन दिखाता ग्रुप को। अगर मुझे इसमें से एक सिंगल आउट करना है, ये प्रेपोजिशन है, और जब भी ये आएगी तो इसके बाद में मुझे सिंगल आउट करना पड़ेगा। तो अब फ्रेंड ऑफ माइन लिखा जाएगा। माइन में क्या होगा, उन दोस्तों का ग्रुप होगा, उन दोस्तों में से कोई मेरा एक दोस्त, राइट। अब फ्रेंड ऑफ माइन लिखा जाएगा, फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है, एक होता है द फ्रेंड ऑफ मी, द फ्रेंड ऑफ मी, तो ये सही है।
मेरा दोस्त, इसका मतलब क्या होता है, मेरा दोस्त, ये सही है। आर्टिकल द लगने से, देखो आर्टिकल जब ए आता ना तो ये जनरलाइज करता है कोई भी एक, तो वो ये बोल रहा है द मैन इज स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर, जो आदमी मिनिस्टर के बाजू में खड़ा है, इज अ फ्रेंड ऑफ मी, ना हो के माइन, मेरे दोस्तों में से एक है। तो मी तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, ये इसमें ग्रुप तो है ही नहीं, ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो ज़्यादा दोस्त दिखाने के लिए आपको पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, दैट इज़ माइन। माइन में आ गए कितने, आपके बहुत सारे दोस्त हैं वो आ गए, और उन्हीं दोस्तों में से एक की बात हो रही है, तो आप फ्रेंड ऑफ माइन लिखा जाएगा। लेकिन ये सही है, द फ्रेंड ऑफ मी, हालांकि एग्जाम में हम लोग नहीं लिखते इसको, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं माई फ्रेंड, ये थोड़ा अजीब सा है। माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, या द फ्रेंड ऑफ मी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इधर देखो अगला क्वेश्चन देखो, द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को नहीं पता था, हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास, कौन से सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा। मास्टर को नहीं पड़ा, मतलब नहीं पता था कि कौन से नौकर ने ग्लास को तोड़ा। जब चॉइस की बात आती है तो हम वहाँ पर हु वॉट विच, हु वॉट दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं। चॉइस की बात आती है तो जब आप सेलेक्ट करते, आई मीन चॉइस करते हो, चॉइस का केस कि माँ को पता उनका कौन सा बच्चा भूखा, मदर नोज विच ऑफ हर चिल्ड्रन इज़ हंग्री। जब चॉइस की केस आता है, जब चुनने की बारी आती है, तो लिविंग नॉन लिविंग सबके लिए विच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हु नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर विच का प्रयोग करना पड़ेगा। विच ऑफ द सर्वेंट, उन सर्वेंट में से कौन जिसने ग्लास को तोड़ा है, ठीक है ना। जब चॉइस की बात आती है ना तो सेंटेंस के अंदर विच का प्रयोग होता है, दैट, हु, हुम का प्रयोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखो, इधर इस वाला क्वेश्चन आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। It was him who encouraged I when I was feeling sad. It was him नहीं होता, it was he, यह वही था जिसने मेरा साहस बढ़ाया। अच्छा ये क्या है, वर्ब, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके बारे में आगे जानकारी दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट कौन है, ही, और ये इंकरेज वर्ब है। वर्ब के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। आई नहीं आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, मी। देखो इट वॉज ही हु इंकरेज्ड मी, यह वह था जिसने मुझे इंकरेज किया, ठीक है ना, मेरा उत्साह बढ़ाया। व्हेन आई वॉज फीलिंग सैड, जब मैं कैसा महसूस कर रहा था, बहुत ही सैड महसूस कर रहा था। दो जगह गलती, एक तो यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर आई का क्या करना पड़ेगा, मी, क्योंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन ये है आपके पास, इट इज़ मी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। इट इज़ मी नहीं होता है, इट इज़ आई, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। और जैसे यहाँ पर भी इज़ नहीं आएगा, अगर यहाँ पर आई रखा तो आई के अनुसार वर्ब आएगी, एम क्या आएगी, आई के अनुसार एम आई, क्योंकि ये हु किसके लिए काम कर रहा है, आई के लिए काम कर रहा है, आई के बारे में आगे रिलेट कर रहा है, तो जो भी वर्ब आएगी अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर एम आएगा, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। चलो पुट यू इन माई पोजिशन, पुट यू इन माई पोजिशन, रखो तुम्हें मेरी पोजिशन में। पुट योर सेल्फ लिखा जाएगा बेटा, पुट योर सेल्फ, खुद को रखो मेरी जगह पर, तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, अपना ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं होगा है, और आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। द टीचर हु आई वर्कड विथ वर वेरी इंसेंटिव एंड टुवर्ड्स द चिल्ड्रंस एंड नीड्स। जिस टीचर के साथ में काम करता था बहुत ही क्या है भैया, इंसेंटिव है बच्चों के प्रति, राइट। द टीचर आई वर्कड विथ, अच्छा वर वेरी इंसेंटिव, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो बोलोगे सर टीचर है, ठीक है। हु आई वर्क, जो मैं काम करता हूँ जिसके साथ, हुम आई वर्कड विथ, नहीं ये भी सही है ना बेटा, ये भी सही है ना, हु का प्रयोग भी यहाँ सही है। क्यों, या तो आप लिख लो विथ हुम, या लिख दो विथ हुम आई वर्कड, जिसके साथ मैं काम करता हूँ। जब हु लगाया तो प्रेपोजिशन को पीछे निकाल दो, सही है। इस सेंटेंस में मुझे कोई गलती नहीं नज़र आ रही। द टीचर हु आई वर्कड विथ वर द टीचर्स, सॉरी एक गलती है यहाँ पर, एक गलती है भैया यहाँ पर। गलती पता क्या है, गलती रिलेटिव प्रोनाउन की नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन तो जब हु लगता है तो प्रपोजिशन को पीछे निकाल देते, बोलते ना टू हुम वर यू टॉकिंग एंड हु वर यू टॉकिंग टू, सही है। हु आई वर्कड विथ, देखो द टीचर, टीचर एक है, और आगे जो वर लगाया किसके लिए लगाया, टीचर के लिए लगाया, तो यहाँ पर वॉज लिखना पड़ेगा, ये गलती है। द टीचर हु आई वर्कड विथ वॉज वेरी इंसेंटिव टुवर्ड्स द चिल्ड्रंस नीड। भैया ये भी आजकल मॉडर्न इंग्लिश से एक्सेप्टेबल है, बस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में थोड़ा सा अलग चला जाता है, वहाँ पर हुम लगाते हैं। लेकिन जब लिखा है तो दो गलती तो होगी नहीं, वर्ब की गलती भी नहीं होगी और ये भी नहीं गलती होगी, यहाँ पर आपकी वर्ब की गलती है, तो इसको वीक एरर मान को आप छोड़ सकते हो।
अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हीज एप्लीकेशन मेंबर। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? अनलेस टू और मोर मेंबर्स, यदि अनलेस टू और मोर मेंबर्स, अनलेस टू और मोर मेंबर्स, यदि नहीं दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम, ऑब्जेक्ट टू हिम ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है आते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है? नाउन लिखा है। ऑलरेडी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन लिखा है, तो यहाँ पर दो नाउन, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आएंगे, तो इसको क्या बना दो? पॉजेसिव एडजेक्टिव बना दो। अब सही, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू ही इज ज्वाइनिंग, नॉट हिम ज्वाइनिंग, उसे ज्वाइनिंग नहीं, उसकी ज्वाइनिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आ डॉग मे लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, हमारा कुत्ता भले ही बहुत खौफनाक दिखता है लेकिन वो एक मक्खी भी नहीं मार सकता। आ डॉग मे लुक फियर्स बट दैट का मतलब यहाँ पर जो है की का नहीं होगा। अब आप जब डॉग के लिए दैट लिख रहे हो तो डॉग के लिए दैट क्यों लिख रहे हो? इट लिखो ना भाई, ठीक है ना। आ डॉग मे लुक फियर्स बट क्योंकि सर फिर प्रोनाउन का काम करने दो ना, रिलेटिव प्रोनाउन का। बेटा कंजंक्शन ऑलरेडी दिया है और ये जो दैट होता है ये भी कंजंक्शन के काम करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन ही होते हैं आपके, तो ये ऑलरेडी कंजंक्शन है, दो कंजंक्शन हो जाएंगे, है ना। तो एक को हटा दें तो वहाँ पर क्या लिख दो? सब्जेक्टिव केस लिख दो डॉग के लिए। और डॉग में लुक फियर्स बट इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, ठीक है, भले वो खौफनाक दिखता है लेकिन मक्खी भी नहीं मार सकता। ये देखो, द कंपनी इज डेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़, कंपनी कर्जे में डूबी हुई है और वो अपने वर्करों को क्या नहीं कर सकती? सैलरी पे नहीं कर सकती, ठीक है ना। द कंपनी इज इन डेट, ये डेट होता है, एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़। अच्छा, कंपनी मतलब कौन सा नाउन है? जीवित है कि लिविंग है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? भाई नॉन लिविंग है ना। नॉन लिविंग के लिए देयर किसके लिए लगाएगा? कंपनी के लिए लगाएगा, देयर नहीं लगाना, इट्स एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर एक गलती और है, या तो कंपनी के लिए देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा, राइट। कंपनीज होती तो वो बात अलग थी, लेकिन कंपनी है कि तो इट्स का प्रयोग करोगे, इट्स एम्प्लॉयज़ होगा। और यहाँ पर देखो एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, यहाँ पर शॉर्ट लिख देता हूँ मैं इसका, PLOYES, ये एम्प्लॉयज़ एक से ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क लगाना आपको। क्या आएगा? इट्स एम्प्लॉयज़, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये गलत है, ठीक है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा एम्प्लॉयज़, और ये एपोस्ट्रोफी मार्क एक से ज़्यादा है ना, एम्प्लॉयज़। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ अलाउंस फॉर इटसेल्फ। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है भैया। ये कंपाउंड नाउन बोर्ड जरूर होता है लेकिन ये सब मिलके एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे लिखा है वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटी, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सभी पॉसिबिलिटी मतलब फैसिलिटीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, जितनी भी हो सके संभव वो सारी बताता हूँ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़, जो भी पॉसिबल हो वो सारी फैसिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं। और अलाउंसेस किसके लिए? इटसेल्फ तो नॉन लिविंग के लिए होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा देमसेल्फ, क्योंकि ये फैसिलिटी किसको मिलेगी? बोर्ड को तो मिलेगी नहीं, डायरेक्टर्स को मिलेगी, जीवित होगा तो यूज़ करेगा इसका। ये बोर्ड क्या करेगा? तो डायरेक्टर्स के लिए आपको देमसेल्फ लिखना पड़ेगा, वो पूरा मिलके एक सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। आगे देखो, इट विल बी देम, ये वे होंगे, इट विल बी देम नहीं होगा, इट विल बी दे। ये तो मैंने आपको बताया था, इट इज़ के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं। यू एंड आई विल बी पनिश्ड, तुम्हें और मुझे सज़ा मिलेगी। जब सज़ा मिलने की बात हो तो आप अपने आप को आगे रख दो, आई सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, सॉरी थर्ड पर्सन तो है नहीं, सेकंड को रख दो, आई एंड यू, और आगे की कहानी विल बी पनिश्ड। ये करेक्ट ऑर्डर होगा भैया इसका। आगे देख लेते हैं। आई एंड माई वाइफ डिक्लेयर द बेस्ट कपल, अच्छी बात हो रही है, 1 2 3 2 3 1 का है, 2 3 1 पॉजिटिव बात होगी, तो आपको लिखना पड़ेगा माई वाइफ एंड आई, ये वाले पार्ट में गलती है, और आगे की जो भी कहानी, माई वाइफ एंड आई डिक्लेयर द बेस्ट कपल ऑफ एट, माई वाइफ यहाँ लिख देता हूँ मैं, माई वाइफ एंड आई, करेक्ट ऑर्डर लिखना पड़ेगा जब पॉजिटिव बात हो। आगे देखते हैं, मी एंड माई फ्रेंड, मी नहीं होता बेटा, आई एंड माई फ्रेंड, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस से शुरू नहीं होता। आई एंड माई फ्रेंड्स वर एट होम यस्टरडे, ठीक है ना। माइन बैग इज़ मोर कॉस्टलियर देन योर्स,
माइन वेग इज माइन, देखो जब इसमें ऑलरेडी वेग छिपा है तो वेग की ज़रूरत नहीं है। माइन इज़ मोर कॉस्टलियर देन योर्स, या तो आप लिख दो माई वेग, भाई गलती इस पार्ट में, इसको करेक्शन बता रहा हूँ, या तो लिख दो माई वेग इज़ मोर कॉस्टलियर देन योर्स, मेरा वेग तुम्हारे वेग से ज़्यादा महंगा है, या तो लिख दो माइन इज़ अ मोर कॉस्टलियर देन योर्स। सब पता कैसे चलेगा, वेग की बात हो रही है, तो फिर आप इसको प्रेफर करें ऐसी सिचुएशन में। हाँ, ये वाला हिस्सा जो पीछे लिखा है वो अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टूड नहीं कि किस पे अधिकार बता रहे हैं, तो आप इसको प्रायोरिटी दिए ऐसे सेंटेंस में पहली बार। हाँ, पीछे जाए ना तो पजेसिव प्रोनाउन ही लिखें आप, शुरुआत में आपको लिखना पड़ेगा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज बॉयज़ हु वेस्टेज देयर टाइम, वह उन लड़कों में से नहीं है जो अपना समय बर्बाद करता है। ठीक है ना, ये तो आप हिंदी ऐसे निकालोगे लेकिन गलत है। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज बॉयज़, वो उन लड़कों में से नहीं है जो लड़के, चलिए तो सॉरी फॉर दैट, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन। ठीक है, तो ये हो गया भैया। अगला क्वेश्चन देखो, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज बॉयज़ हु वेस्टेज देयर टाइम, वह उन लड़कों में से नहीं है जो लड़का अपना समय बर्बाद करते, जो लड़के अपने समय बर्बाद करते हैं। राइट, इसका करेक्ट हिंदी क्या होगा, वह उन लड़कों में से नहीं है जो लड़के अपना समय बर्बाद करते हैं। अगर इसका हिंदी आपने ये निकाल लिया कि वह उन लड़कों में से नहीं है जो अपना समय बर्बाद करता, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज बॉयज़, ये वन नहीं है इन लड़कों में से जो लड़के, तो आगे जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है ना अपने एंटीसीडेंट के लिए काम करे, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल होगी, वेस्ट लिखा जाएगा। और देयर तो ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव ठीक है। हाँ, एक केस है कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ सकती है अगर ऐसी हो, ही इज़ ओनली वन ऑफ दोज बॉयज़। अगर मान लो यहाँ पर ओनली शब्द जाता है, ही इज़ नॉट ओनली वन ऑफ दोज, वो उनमें से एक मात्र नहीं है जो अपना समय बर्बाद करता। ओनली एडवर्ब बजाय ना तो समझ जाना कि वहाँ पर फिर सिंगुलर वर्ब लिखना है। बात क्लियर हुई, ये इस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, आई वंडर वाई आर यू स्टेकरिंग विथ द वायर। स्टेकरिंग मतलब छेड़खानी करना, एक प्रकार से टच करना उसको। आई वंडर वाई आर यू स्टेकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट शॉक। वायर को इस तरीके से पकड़ना, तो तुम वायर के साथ ये स्टेकरिंग कर रहे हो, मतलब उसको पकड़ रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो उसके साथ, तो वो तुम्हें भैया हो सकता है तुमको शॉक लग जाए। आई वंडर वाई आर यू स्टेकरिंग, वाई आर यू स्टेकरिंग विद द वायर, आगे विद द वायर। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है तो फिर सही है, लेकिन ये बता रहा है, रिलेट कर रहा है, तो लिखना पड़ेगा वाई यू आर। क्या करना पड़ेगा, जब जैसे व्हेन, व्हाट है ना, हाउ, विच, हु, जब ये बीच में आता है ना सेंटेंस के, तो रिलेट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया तो रिलेट करते हैं। तो जब रिलेट करते हैं तो आने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता। अगर वो इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इंट्रोगेटिव नहीं है। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, मतलब WH वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग हो जाती है, जैसे वाई डू यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों पूछते हो, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। लेकिन व्हेन यू आस्क मी, जब तुम मुझसे पूछते हो, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो जब रिलेट करो तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और प्रश्न पूछो तो इंट्रोगेटिव। आगे देख लेते, ऑल द ड्रेसेस गुड सो आई ब्रॉट ऑल ऑफ इट। ऑल ऑफ इट क्यों आएगा, ऑल ऑफ देम आना चाहिए। मुझे सारी ड्रेस अच्छी लगी, आई ब्रॉट ऑल ऑफ देम, मैंने वो सभी लेके आ गया। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई ब्रॉट, मैं लाया ऑल ऑफ देम, सभी लेके आ गया। ठीक है ना। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। जो लोग मेहनत नहीं करते, दोज पीपल जो लोग हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड। अच्छा, दोज पीपल की वर्ब कहाँ है, ये दोज पीपल की वर्ब हो जाएगी डू नॉट सक्सीड। दोज पीपल, वे लोग सफल नहीं होते जो वर्क नहीं करते, तो यहाँ पर दोबारा सब्जेक्ट लिखना गलत माना जाएगा, रिडेंडेंट हो जाएगा। आप ये दोज पीपल की वर्ब कहाँ है, ये तो हु का हो गया इतना पूरा मैटर, ये तो हु का होगा इतना मैटर। ये दोज पीपल की वर्ब कहाँ है,
हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब, तो ये डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, तो यहाँ पर दोबारा सब्जेक्ट ना लिखे आप जब ऐसा कुछ रहे तो, राइट। तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया है उसकी वर्ब लिखना है, तो दोबारा सब्जेक्ट इनके लिए क्यों लिख रहे हो आप, फिर ये तो फिर फालतू का लिख दिया बीच में। ये दोस्त पीपल की वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये रही है, मेन वर्ब ये रही है। लास्ट समर आई वेंट टू पचमढ़ी एंड एन्जॉयड वेरी मच। पिछले समर में पचमढ़ी में सॉरी फॉर देट, पिछले समर में पचमढ़ी गया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन क्या इन्जॉय किया, यहाँ पर कुछ लिखा है क्या, मैंने पहाड़ियाँ इन्जॉय की, मैंने गुफा को इन्जॉय किया, नहीं है। तो आप लिखो माई सेल्फ, क्या लिख दो, माई सेल्फ, आई एन्जॉयड माई सेल्फ। मैं बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, सॉरी कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके आती है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा जाता है। तो एन्जॉय एकमात्र उन शब्दों में से है जो अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लेके आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो माई सेल्फ लिखना पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सजेशन विच देखो सजेशन के लिए विच का प्रयोग हुआ, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सजेशन, लेकिन आगे भी देख लो, द बेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री लिखी है, सुपरलेटिव डिग्री में विच का प्रयोग नहीं होता है, दैट का प्रयोग होता है। पढ़ा था हम लोगों ने, अच्छे से पढ़ा है। नहीं जिन लोगों ने वो वीडियोस को देखे हैं, तो दोस्तों यहाँ आके आप ये सोल्व करोगे नहीं समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ पहले वीडियो को देख लो अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझोगे तभी सोल्व करो। इनको बोलो आराम से चले जाओ, आवाज़ नहीं करे। None of the two leaders was available for comment. None of the two leaders, none of the, जब दो लीडर की बात हो तो none का प्रयोग कैसे कर सकते हो, none रिप्लेस होगा neither से, neither of the two leader मतलब उन दोनों लीडर में से कोई भी नहीं। was available, आगे was लिखा है, सही लिखा है। for comments, ठीक है चलेगा। she is more beautiful than either of her three sister, ये हो गया शायद कि नहीं हुआ, चल नहीं हुआ तो कर लेते हैं। तो वह सुंदर हैं, ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर, तो देखो ईदर का प्रयोग दो सिस्टर के लिए नहीं होता है, आपको प्रयोग करना पड़ेगा एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर, वो अपनी तीन बहनों में से क्या है, सुंदर है, राइट। शी इज़ अ मोर ब्यूटीफुल, वो ज़्यादा सुंदर है उन तीनों बहनों में से, ठीक है ना, किसी भी तीन बहनों में से क्या है, वो ज़्यादा सुंदर है। दिस काइंड ऑफ बुक्स, देखो जब आप बोल रहे हो दिस बुक्स लिख रहे हो, प्लूरल नाउन लिख रहे हो, तो आपको काइंड्स लिखना पड़ेगा। दिस काइंड्स ऑफ बुक, एक होगी तो दिस काइंड ऑफ बुक, और एक से ज़्यादा होगी तो दिस काइंड्स ऑफ बुक, ठीक है ना। तो इसमें गलती है आपकी, इधर ये वाले पार्ट में गलती है। वन मस्ट नॉट ब्लाइंड टू हीज चिल्ड्रन, वन के साथ पजेसिव प्रोनाउन वंस लिखा जाता है, कई बार समझाया। वन का पजेसिव प्रोनाउन सॉरी टू माई वर्ड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, वन का पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं, वन का पजेसिव एडजेक्टिव वन से बनता है, ठीक है। जैसे आई का माय हो जाता है, यू का योर हो जाता है, ही का हीज हो जाता है, तो वन का वंस हो जाता है। एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड, एवरीवन के साथ अब वंस नहीं आएगा, इसके साथ आपको लिखना पड़ेगा हीज। ये एवरीवन, समवन, समबडी, समवन, इनके साथ में हीज को पहले प्रायोरिटी दी जाती है जब आपको जेंडर नहीं पता हो। ये सब सिंगुलर होते हैं तो एक को रिप्रेजेंट करेंगे, एक को कोई और, जिसको भी रिप्रेजेंट करेंगे पहले मेल को प्रायोरिटी दी जाएगी, और मेल के लिए आपको लिखना पड़ेगा हीज। बात क्लियर हुई, अच्छे से समझाया था भैया। आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट, मुझे पसंद नहीं है कि तुमने मेरी माँ से कहा था पिछले रात। देख लेते हैं, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, ठीक है ना। बट ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज़ एनी मेरिट, ऑफ हिज थ्री सन्स के लिए नीदर नहीं आता, ऑफ हिज थ्री सन, नीदर को किससे रिप्लेस कर दो, नन से। वो तो प्रोफेसर है लेकिन वो जो उसके जो तीनों भाई है ना वो मेरिट में भी नहीं है भाई साहब, बट हिज थ्री सन, भाई नहीं, उनके तीनों जो बेटे हैं ना वो मेरिट में भी नहीं है, तो नन आएगा नीदर की जगह। एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, एक इंग्लिश टीचर होने के नाते, या आई एम मच बेटर देन हिम नहीं होगा, मच बेटर देन ही। क्यों? एज अ इंग्लिश टीचर आई एम मच बेटर देन ही, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा, ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहा, दैट इज एक्चुअली राइट। फिर देखो, सुनील वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट राहुल एंड, ठीक है, सुनील प्रेजेंट था क्लास में सिवाय किसके, राहुल और आई नहीं होगा बेटा, मेरे सिवाय, क्योंकि ये आपकी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं, राहुल का तो राहुल ही रहेगा। द मोर यू रेड दिस बुक, जितना तुम इस किताब को पढ़ोगे, द मोर यू विल लर्न दिस, द मोर यू रेड दिस बुक, जितना तुम इस किताब को पढ़ोगे, द मोर यू विल लर्न
दिस की जगह इट लगा दो, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हम लोग, सिंपल बता रहे हैं। तो उतना तुम यह क्या करोगे, किताब के लिए इट लगा दियो, उतना तुम यह सीखोगे। द मोर यू रीड दिस बुक, तो दिस मतलब जितना किताब के लिए लगाया मैंने, ये दिस एक बार हो गया, दोबारा रिपीट ना हो तो प्रोनाउन लगा दिया। ही इज़ ओनली वन ऑफ दोज लीडर, देखो मैंने बोला था ना ओनली आ जाए ना वन से पहले तो आने वाली जो वर्ब रहेगी ना वो सिंगुलर रहेगी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हेल्प्स, और देयर को क्या करना पड़ेगा, हीज पीपल। वो एकमात्र उन लोगों में से है जो मदद करता है लोगों की। वह एकमात्र, सॉरी ऐसा है इसका अर्थ, वह एकमात्र उन लीडर्सों में से है जो लोगों की मदद करता है, उसके लोगों की मदद करता है। भाई ये समझ में आ गया, मैंने इसको एक बार और करा दिया कि ओनली आए तो आने वाली वर्ब रिजल्टिंग क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अगर ओनली को हटा दो तो वर्ब प्लूरल रहेगी। उधर कैसी रहेगी, प्लूरल। अगर ओनली हट जाएगा ना तो हु रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए काम करता है, इसके अनुसार आगे वर्ब आएगी, हेल्प सही रहेगी। लेकिन ओनली आने के कारण ये एम्फसाइज करता है, और जिस भी शब्द में एम्फसाइज करता है उसी के बारे में आगे डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है ना। देयर इज़ नो रिफ्ट, हमारे बीच में कोई अनबन बिटवीन यू एंड मी, आई नहीं होगा, मी होगा। देयर इज़ नो रिफ्ट, कोई अनबन नहीं, रिफ्ट मतलब अनबन, बिटवीन यू एंड, यू का तो यू ही रहता है, आई का क्या कर दोगे, मी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बिटवीन आपकी प्रपोजिशन है। माय शर्ट इज़ मच बेटर देन यू नहीं होगा बेटा, योर्स, ठीक है ना। आई एक्सर्टेड, मैं बहुत खुश हुआ, मतलब एक्साइटेड का मतलब खुश नहीं होता, वो एक्सल्टेड होता है। एक्साइटेड का मतलब होता है पूरा झोंक देना किसी भी चीज़ में, अपने आप को पूरा झोंक देना, पूरी शिद्दत से झोंक देना, दैट इज एक्चुअली राइट। ओके, आई एक्साइट, इसके साथ लिखा जाता है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ। जब कुछ नहीं दिया तो रिफ्लेक्सिव, आई एक्साइटेड माई सेल्फ इन दिस स्टडीज़, ये पढ़ाई मैंने अपने आप को झोंक दिया, राइट। सी अवेल्ड, अवेल्ड के साथ भी क्या लिखे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। राम लव्स म्यूजिक, हु इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, राम म्यूजिक को पसंद करता है जो टीम का कैप्टन है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने पिछले एंटीसीडेंट के बारे में आगे बताता है। पिछला एंटीसीडेंट कौन है, म्यूजिक, तो राम म्यूजिक को पसंद करता है जो म्यूजिक टीम का कप्तान है। तो सेंटेंस बेटा यहाँ पर गलती है, या रिलेटिव प्रोनाउन को मिसस्पेल्ड किया गया है। तो आप क्या करोगे, राम ऐसा करोगे, राम हु इज़, पीछे वाली चीज़ को आगे लिया, हु इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, हु इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। फिर आप लगाओगे लव्स म्यूजिक लास्ट में, क्या लगाओगे, लव्स म्यूजिक। तो लव्स म्यूजिक का सब्जेक्ट कौन है, राम, और वो ये वाला हु वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ रख दिया राम का। क्यों, अब ये किसको डिफाइन कर रहा है, राम को, क्योंकि राम ही तो टीम का कप्तान है, म्यूजिक कैसे हो सकता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर ये एक्सरसाइज होगी, तो ये मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज कराने की कोशिश, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, और जो आपने पढ़ा है उसके बेस में एक प्रैक्टिस के तौर पे मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की। इनमें से कुछ क्वेश्चन 2023-24 में आए हुए हैं और कुछ 2016-17 के में एग्जाम में पूछे गए, राइट। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, और ये पूरे करंट बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन है, करंट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम उसके बेस पर आधारित है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।